नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। और हम कोशिका विज्ञान के विषय में पढ़ रहे हैं कि कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है। आज की क्लास में हम कोशिका के दो विभाजन के तीसरे प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के विषय में पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लासेस में समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के विषय में पढ़ा था, क्रोमोसोम को जाना था। इस क्लास में हम अर्धसूत्री विभाजन को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसके लिए हमें एक अलग से वीडियो इसके लिए बनाना पड़ा, एक ही साथ बहुत लंबा वीडियो हो जाता। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में मियोसिस को समझाइए, मियोसिस को परिभाषित करिए करके आ जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं और ये 2 चरणों में कंप्लीट होता है। इसमें 2 चरणों में कंप्लीट होता है। अर्धसूत्री विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह जर्म सेल में होता है। जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन को फार्मर तथा मूरे नाम के वैज्ञानिक ने यहाँ लिखते हैं, फार्मर एंड मूरे नाम के वैज्ञानिक ने अर्धसूत्री विभाजन को 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, मतलब बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन को सबसे पहले फार्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में बताया था कि इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जननीय मातृ कोशिकाओं में होता है। मातृ कोशिकाएं यानी कि जो पेरेंटल सेल होती हैं, जो जनन करती हैं, ऐसी कोशिकाएं। समसूत्री विभाजन सोमैटिक कोशिकाएं, दैहिक कोशिकाओं में होता था, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन जर्म सेल में होता है, जननीय कोशिकाओं में होता है। इसमें क्या होता है, केंद्रक जो होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, होता है समसूत्री विभाजन में। उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो 2 बार विभाजित होता है। इसमें केंद्रक को 2 बार विभाजन केंद्रक का होकर के कितनी संतति कोशिकाएं? 4 संतति। अब एक बार विभाजित होगा तो 2 संतति कोशिकाएं बनेंगी, और फिर एक बार विभाजित होगा तो 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। केंद्रक तो इसमें क्या होता है कि 2 बार विभाजित होता है, लेकिन गुणसूत्र एक ही बार विभाजित हो जाते हैं। गुणसूत्र एक ही बार विभाजित हो जाते हैं, इसीलिए जो हमें डॉटर सेल मिलती है वो एन टाइप की डॉटर सेल मिलती है, अगुणित मिलती है, द्विगुणित नहीं मिलती है। अगुणित डॉटर सेल मिलती है क्योंकि गुणसूत्र पहले ही एक बार विभाजित हो चुका होता है, उसके बाद वो विभाजित नहीं होता है। तो हमें जो डॉटर सेल मिलती है, उसकी जो डॉटर सेल मिलती है, उसके गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। अगर मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो डॉटर सेल में कोशिकाओं की संख्या 1 होगी। ठीक इसी तरह से आइए समझते हैं कि ये अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। एक फ्लो चार्ट में हम पहले समझते हैं, फिर हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किसमें क्या होता है। पहले हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए, अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में हो, इसमें भी 4 स्टेप होते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो माइटोसिस हुआ था उसमें 4 स्टेप हुए थे, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और अंतरावस्था और अंत्यावस्था और पश्चावस्था। प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। प्रोफेज 1 पूर्वावस्था 1, प्रोफेज 2 पूर्वावस्था 2, प्रोफेज 1 पूर्वावस्था 1, मेटाफेज 1 मध्यावस्था 1, एनाफेज 1 पश्चावस्था 1 और टीलोफेज 1 यानी अंत्यावस्था अंतिम अवस्था 1। ये होता है मियोसिस 1 में। ठीक इसी तरह से मियोसिस 2 में, मियोसिस का जो पहला चरण इतना होगा, उसके बाद जब ये चरण टीलोफेज कंप्लीट होगा तो मियोसिस सेकंड शुरू होगा और उसमें फिर से डिवीजन होगा। तो प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। इसमें जो होता है, प्रोफेज जो होता है सबसे लंबी अवस्था है। प्रोफेज 1 जो होती है वो सबसे लंबी अवस्था है। क्यों? क्योंकि इसके 5 स्टेप होते हैं। इसमें गुणसूत्र 5 स्टेप में डिवाइड होते हैं। 5 गुणसूत्र विभाजित जब होते हैं उनके 5 चरण आते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो पतले होते हैं, गुच्छे रहित धागे नुमा संरचना के होते हैं। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो एक सेल मान लेते हैं, इसमें गुणसूत्र इस तरह से होते हैं इसमें। ठीक, जाइगोटीन में क्या होता है
जाइगोटीन में जो गुणसूत्र जितने भी होते हैं, इसमें गुणसूत्र वो आपस में जोड़े में पास पास आकर जोड़ा बनाने लगते हैं। जाइगोटीन में गुणसूत्र क्या होते हैं? पास पास आकर जोड़ा बनाने लगते हैं। और कैसे गुणसूत्र पास पास आते हैं? जो एक जैसे एक जाति के गुणसूत्र होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, और एक जाति के गुणसूत्र एक पास आ जाते हैं, तो पास पास आकर जोड़ा बनाने लगते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट कहते हैं। ये जो जोड़ा बना लेते हैं, तो ये कैसे गुणसूत्र हो जाते हैं? बाइवेलेंट क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम हो जाएंगे। उसके बाद आती है पैकिचीन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था है। क्यों? क्योंकि इस पैकिचीन में क्रॉसिंग ओवर नाम की प्रक्रिया होती है। पहले देखते हैं पैकिचीन क्या होता है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में वियोजित होते हैं और टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। टेट्रावैलेंट का मतलब कि यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। एक ये गुणसूत्र ये केंद्रक है। इसमें जो गुणसूत्र हैं वो एक गुणसूत्र के आपस में जुड़ जाने से कुछ इस तरह का टेट्रावैलेंट बन जाते हैं। आपस में गुणसूत्र ये जो जोड़े बने हैं ये आपस में एक जगह से चिपक जाएंगे, इस तरह से आपस में चिपकने लगते हैं। तो 4 भाग इसमें दिखने लगते हैं, 4 आर्म्स दिखने लगते हैं, तो क्या होगा? ये टेट्रावैलेंट हो गए। यानी कि टेट्रावैलेंट का मतलब कि चतुसंयोजक टेट्रावैलेंट। चतुसंयोजक का मतलब जिसके 4 भाग हों, 4 आर्म्स हों, तो चतुसंयोजक संरचना दिखाने लगते हैं पैकिचीन में गुणसूत्र। और यहाँ पे क्या होता है कि अब जब ये हम वेल डायग्राम बनाएंगे उसमें बताएंगे। इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है, या इसी स्टेप में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में 2 ऐसे गुणसूत्र जो असमान हैं, मतलब एक जैसे नहीं हैं। पहले तो ये पास पास आए, उसके बाद ये जो एक जैसे नहीं हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से अपना क्रोमोसोम का अपने जीन का विनिमय करते हैं। जो असमान गुणसूत्र हैं, असमान क्रोमेटिड हैं, ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, तो इनके बीच में क्या होगा? अपने जीनों का विनिमय होगा। और इसे क्या कहते हैं? इसी जीन विनिमय को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन जो होते हैं, ये क्रोमेटिन धागे हैं, ये क्रोमेटिन धागे हैं। बाइवेलेंट क्रोमेटिन कर लेंगे इसे, बाइवेलेंट क्रोमेटिन। तो ये जो धागे हैं असमान हैं, क्रोमेटिन धागे हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिन धागों के बीच क्या होता है? जीन विनिमय होता है, जिससे जीव में क्या होता है? नए गुण उत्पन्न होने की संभावना बनती है, नए गुण उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। और इसमें इस क्रॉसिंग ओवर को किसने बताया था? मार्गन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। इस प्रक्रिया को मार्गन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि पैकिचीन अवस्था में क्या होता है? 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन आपस में जीन का विनिमय करते हैं, जिससे जीव में नए गुण उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, नए गुण उत्पन्न होते हैं। जीन विनिमय के का महत्व इतना अधिक है कि विनिमय के कारण जीवों में नए गुण उत्पन्न होते हैं और जीवों में विभिन्नताएं इसीलिए उत्पन्न होती है। अलग अलग तरह के जीव क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जीन विनिमय होता है। कभी आपने देखा होगा कि बिल्ली के बच्चे से एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अक्सर देखे होंगे एक बिल्ली का बच्चा काला है और एक बिल्ली का बच्चा काला सफ़ेद है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पर, और एक नया लक्षण काली बिल्ली और सफ़ेद बिल्ली के मिलने से एक तो काली बिल्ली हुई, एक पूरी सफ़ेद हुई, लेकिन एक काली सफ़ेद दोनों हुई, तो कुछ नया बच्चा उत्पन्न हुआ ना। तो क्यों हुआ? जीन विनिमय के कारण हुआ। ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रॉसिंग ओवर को मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। ये पैकिचीन अवस्था में होता है। कई बार एक क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्रॉसिंग ओवर को समझाइए क्या होता है। तो ये 2 नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिन के बीच में जीन विनिमय होता है, जिससे जीव में नए गुण उत्पन्न होते हैं या होने की संभावना बढ़ जाती है। और विनिमय का उपयोग करके गुणसूत्र के जीन्स के जेनेटिक मैप बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो पैकिचीन में हमने देख लिया कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, और इसमें क्या होती हैं? जो एक समान जो गुणसूत्र ये पास पास आए थे, बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ये आपस में एक टेट्रावैलेंट हो जाते हैं। इनके 4 आर्म्स बन जैसे पास पास आए थे, उसी तरह ये टेट्रावैलेंट आपस में हो जाते हैं। डिप्लोटीन क्या होता है? डिप्लोटीन सेंट्रोमियर से पृथक्करण का प्रारंभ होता है, परंतु यह पूर्ण नहीं होता है, लेकिन सजातीय गुणसूत्र एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं इस अवस्था में। इसे हम इरेज कर देते हैं। आई थिंक आपको क्रॉसिंग ओवर अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिप्लोटीन में क्या होता है ना कि
अब देखिए ये जो पास पास आ गए हैं, टेट्रावैलेंट बन गए हैं। ये क्या होता है, ये गुणसूत्र आपस में एक से अधिक जगह पर जुड़े होते हैं। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि डायग्राम बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या होते हैं कि एक से अधिक सजातीय गुणसूत्र एक या एक से अधिक बिंदुओं पर आपस में जुड़े रहते हैं, और इसी में क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है यहीं से अलग होना, दोनों के सेंट्रोमियर अलग होना प्रारंभ हो जाता है। सेंट्रोमियर अलग होने लगते हैं और टेट्रापोडल एक संरचना बनने लगती है, तरकु के आकार की संरचना बनने लगती है। तो इसमें जो डिप्लोटीन होता है, जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, जिन बिंदुओं पे ये जुड़े होते हैं, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, कियास्मेटा कहते हैं। इन बिंदुओं को कियास्मेटा कहते हैं। देखिए पहले आई लेप्टोटीन, इसमें क्या था, धागे के समान क्रोमेटिन थे। जाइगोटीन में एक जैसे थे, वो पास पास आए और बाइवेलेंट क्रोमेटिन बने। पैचिटिन में ये बाइवेलेंट टेट्रावैलेंट बन गए, टेट्रावैलेंट क्रोमेटिन बने और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ। डिप्लोटीन में ये और पास आकर के एक से अधिक जगह पर ये आपस में जुड़ गए और कियास्मेटा हुआ। अब देखते हैं डाइकानेसिस में क्या होता है। डाइकानेसिस में जो होता है उसमें जो टर्मिनेशन हो रहा होता है ये पूरी तरह से गायब हो जाता है, और यहाँ पे ये जो कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है। जो बाहर की ये जो लेयर है, कोश केंद्रिका की जो भित्ति है, केंद्रक कला है और केंद्रिका जो है, ये पूरी तरह गायब हो जाती है और केवल गुणसूत्र आपस में बचते हैं। और यहाँ पे ये प्रक्रिया डाइकानेसिस पे ख़त्म हो जाती है। प्रोफेज की समाप्ति डाइकानेसिस स्टेप पे हो जाती है। इसके बाद प्रोफेज के बाद क्या शुरू होता है, मेटाफेज शुरू होता है। यहाँ नहीं आ जाते हैं अभी, ये पूरी कहानी सिर्फ इतने की है, इतनी एक किताब की है ये इतनी पूरी कहानी। इसीलिए ये क्या है, सबसे लंबा चरण होता है। सबसे लंबा चरण क्या है, ये सबसे लंबा चरण है प्रोफेज 1 अर्धसूत्री विभाजन का। उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटाफेज में गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित होते हैं। एनाफेज में क्या होता है, दोनों क्रोमेटिन के साथ जो गुणसूत्र होते हैं ध्रुवों के, ये बीच में आ जाते हैं। मेटाफेज में हमने समसूत्री में भी देखा था, जो गुणसूत्र हैं, सॉरी यहाँ हम बनाना भूल गए, ये जो गुणसूत्र हैं वो बीच में आ जाते हैं और एनाफेज पे धीरे धीरे ये दूर हो जाने लगते हैं सेंटर लाइन से और ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में प्रत्येक ध्रुव कोशिका के गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक कला प्रकट हो जाती है। टीलोफेज में फिर से ये एक केंद्रक का, दोनों जब गुणसूत्र डिवाइड हो जाएंगे, दोनों किनारे जाने लगेंगे यहाँ एनाफेज में, तो उनके चारों ओर एक केंद्रक कला प्रकट होने लगेगी। ये स्टेप होता है टीलोफेज का, जिसमें दोनों के केंद्रक अलग अलग हो दोनों केंद्रक अलग हो जाएंगे, दोनों के बाहर एक केंद्रक कला हो जाएगी और अलग अलग 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। कहाँ पर, टीलोफेज पर। इतना अभी कंप्लीट हुआ मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 आएगा। मियोसिस 2 में जो 2 डॉटर सेल बनी हैं वो 2 डॉटर सेल फिर से विभाजित होंगी। इसके गुणसूत्र फिर छोटे और पतले होते हैं और केंद्रक कला फिर धीरे धीरे गायब होने लगती है। फिर से गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित होंगे। जैसे यहाँ मेटाफेज पे ये गुणसूत्र बीच वाली लाइन पे थे, वैसे यहाँ पे गुणसूत्र दोनों के मध्य रेखा पे आ जाएंगे, जितने भी होंगे उसमें। और फिर वो क्या होंगे, वो गुणसूत्र एनाफेज में ध्रुवों पर चले जाएंगे और फिर से डिवीजन होगा। तो यहाँ पे बनी थी 2 डॉटर सेल, तो ये 2 विभाजित होंगी यहाँ पे। तो इसका एक बच्चा और इसका एक बच्चा, यहाँ पे एक सेल डिवाइड हुई, यहाँ से प्रोफेज से एक सेल का डिवीज़न शुरू हुआ, तो उसका एक बच्चा, उसके 2 बच्चे आए छोटे छोटे। अब उन 2 बच्चों ने कहा कि नहीं, हमें और बनाना है अपने भाई बंधुओं को। तो उन्होंने क्या किया, फिर डिवीज़न कर लिया और उन्होंने डिवीज़न करके कितनी यहाँ पे डॉटर सेल बना दी, 4 डॉटर सेल। तो यहाँ टीलोफेज सेकेंड पे हमें 4 डॉटर सेल मिलेगी। अब हम इस स्टेप को वेन डायग्राम के साथ समझेंगे। अभी तो हमने फ्लो चार्ट पे बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत घुमाने वाला टॉपिक है। मैं तो इसमें बहुत घूम जाती थी, इसीलिए मैंने इस तरह से कुछ इसका नया वो निकाला कि इसको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश की। अब हम डायग्राम से समझते हैं। जब हमें इस तरह से समझ में आ गया है, नाम हम जान गए हैं, तो अब हम डायग्राम से समझेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब डायग्राम के साथ देखते हैं। और आप वीडियो को रोक करके ये सारे नाम आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अलग क्वेश्चन अलग अलग नाम के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता कि वो क्या पूछ दे, कब पूछ दे, या एग्जामिनर क्या हमारे छोटे भाई बंधु ही हमसे क्या पूछ दे, हमें नहीं पता होता है। तो हमें एक एक स्टेप को अच्छे से समझना होगा। तो आइए अब हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। लेकिन ऐसे हमने यहाँ पे देख लिया कि एक सेल थी, उसमें फिर डिवीज़न हुआ। सबसे लंबे चरण में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस बना। इसके बाद फिर से मेटाफेज शुरू हुआ, जिसमें ये किनारों पे सेंट्रल लाइन पे थे, और सेंट्रल लाइन से फिर एनाफेज में ध्रुवों की ओर जाने लगे, और लाइन केंद्रिका और वो एकदम समाप्त हो गई थी। टीलोफेज में फिर से बनने लगी क्या, केंद्रक की कला और केंद्रिकाएं फिर से बनने लगी, और 2 डॉटर सेल बनी। 2 डॉटर सेल फिर से डिवीज़न होकर के प्रोफेज सेकेंड आया। ये बड़ा चरण नहीं होता है। फिर से इसमें फिर तंतु आपस में फिर से डिवाइड होते हैं। मेटाफेज में फिर से सेंट्रल लाइन पे आ जाते हैं, एनाफेज पे ध्रुवों पे चले जाते हैं, और टीलोफेज पे फिर से 2 सेल 2 4 सेल बन जाती हैं। अब इसे हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डायग्राम को साथ साथ बनाते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। देखिए, एक सेल थी, ये एक सेल थी जिसमें एक छोटी सी केंद्रिका थी और ये गुणसूत्र थे। ये गुणसूत्र थे। चलिए हम 2 कलर से बनाते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये पतले पतले धागे हैं जो केंद्रक में क्रोमेटिन धागे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे शुरू होती है कौन सी स्टेप, प्रोफेज 1। यहाँ पे प्रोफेज 1 ये चरण है, प्रोफेज 1, ये प्रोफेज 1 है। और प्रोफेज 1 को हमने अभी फ्लो चार्ट में पढ़ा है कि 5 स्टेप होते हैं। तो प्रोफेज 1 के शुरुआत के साथ साथ वो स्टेप भी शुरू हो जाएंगे। तो पहला स्टेप कौन सा है, लेप्टोटीन, इसे कहेंगे ये सब स्टेप। जो मियोसिस 1 का एक पहला स्टेप है प्रोफेज 1, उसका सब स्टेप है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इसमें हमने अभी जाना कि इसमें गुणसूत्र होते हैं, धागेनुमा क्रोमेटिन संरचनाएं होती हैं। अब आगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जाइगोटीन। ये स्टेप है जाइगोटीन। जाइगोटीन में हमने पढ़ा कि दोनों अणु क्या होते, दोनों क्रोमेटिन धागे पास पास 2 आने लगते हैं। ठीक, अब ये पास पास आ गए। हम सोच रहे हैं एक रेड मार्कर भी ले आए, डायग्राम बनाने में इजी रहेगा। ये केंद्रिका है, ठीक। तो जाइगोटीन में 2 की आपस में पास पास आ गए और बाइवेलेंट बन गए। अब अभी ये प्रोफेज ही चल रहा है। जाइगोटीन के बाद फिर आया पैचिटीन। हमने पढ़ा था कि पैचिटीन में क्या होता है। पैचिटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें क्रॉस ओवर होता है, और पैचिटीन में जो ये क्रोमोक्रोमेटिन धागे हैं वो पैचेस के टेट्रावैलेंट बन जाते हैं। मतलब कि ये जो इनके यहाँ से ये ऐसे करके आपस में जुड़ जाएंगे। इनके दोनों केंद्र आपस में मिल करके और ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएंगे। ये है पैचिटीन। और यहीं पे क्या होता है कि क्रॉस ओवर होता है। क्रॉस ओवर का मतलब कि जो एक जैसे गुणसूत्र नहीं है, एक जैसे क्रोमेटिन धागे नहीं हैं। अब ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ऐसे समझते हैं। तो ये ब्लू वाला क्या करेगा, कुछ अपने जीन को ब्लैक वाले पे दे देगा, और ब्लैक वाला क्या करेगा, कुछ जीन्स को ब्लू वाले पे दे देगा। इससे ही क्या होता है
विभिन्न लक्षण वाली संतति उत्पन्न होती है या लक्षणों की भिन्नता होने की संभावना उत्पन्न होती है। काली बिल्ली और चितकबरी बिल्ली का मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, तो वो क्यों होता है? इसी क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के कारण। तो ये है पैचिटिन। पैचिटिन में जो ये क्रोमोसोम से वो टेट्रावैलेंट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बाद आती है कौन सा स्टेप? इसके बाद आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? साथ में बनाते चलना बच्चों, क्योंकि इससे वीडियो को आप रोक रोक के अच्छे से समझ करके साथ में बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये इतना बोर्ड छोटा है और ये डायग्राम में ये बहुत ही बड़ा एक स्टेप है। 2 भाग में का होगा विभाजन, इसलिए मुझे इरेज करना पड़ सकता है। तो आप साथ में बनाते चलेंगे। पैचिटिन, पैचिटिन के बाद आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है? डिप्लोटीन में जो ये एक जगह से जुड़े हुए हैं क्रोमोसोम क्रोमैटिन धागे, वो कुछ ऐसे एक से एक जगह से भी जुड़ सकते हैं या एक से अधिक जगह से भी जुड़ सकते हैं। जिस जगहों पे ये जुड़ते हैं उस जगह को कियास्मेटा कहते हैं। एक सेकंड। तो ये जहाँ पे ये जुड़े हैं, ये जगह क्या कहलाएगा? ये जगह कियास्मेटा कहलाएगा। कियास्मेटा इंग्लिश में कियास्मेटा, ये इस जगह कियास्मेटा कहलाएंगे और केंद्रिका धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। इसके बाद आता है डाइकानेसिस। इसके बाद क्या आएगा? यह भी प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेप, डाइकानेसिस। ये प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेप है, डाइकानेसिस। डाइकानेसिस में क्या होता है कि जो ये बाहर की लेयर है वो वो धीरे धीरे मान के चलिए बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज 1 शुरू हो जाएगा। तो डाइकानेसिस में जो गुणसूत्र होते हैं वो ये लेयर समाप्त हो जाती है और केंद्रिका बिल्कुल समाप्त हो जाती है और वो आपस में एक सघन संरचना बनाते हैं और केंद्रक के पास, जैसे ये इधर उधर पड़े हुए हैं, तो ये क्या होंगे? सेंट्रल लाइन पे के पास आने लगेंगे। किस तरह से? कुछ इस तरह से। तो देखिए ये सेंट्रल लाइन पे आ गए हैं। सेंट्रल लाइन का मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये यहाँ पे एकदम सेंट्रल लाइन के पास आने लगे हैं। ठीक, ये स्टेप कहलाता है डाइकाइनेसिस। यहाँ पे प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। इस स्टेप के बाद अब शुरू होता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 पे क्या होता है? जो सेंट्रोमियर हैं वो किनारे चले जाते हैं और यहाँ पे पहले हम नाम लिख लें, ये है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 इसमें सेंट्रोमियर किनारे चले जाते हैं और यहाँ से जो गुणसूत्र हैं वो कुछ इस तरह की संरचना बना लेते हैं।
ये सेंट्रल लाइन के पास इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे ये ऐसे बन गए और फिर ये दोनों स्ट्रिम अलग अलग हो करके इस सेंट्रल लाइन के पास इकट्ठे हो गए और सेंट्रोमियर किनारों पर है। ये एक लाइन इमेजिनरी है। देखिए ये स्टेप क्या लाता है, मेटाफेज 1। अब इस स्टेप के बाद आता है एनाफेज 1। एनाफेज में ये फिर से क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट हो जाते हैं जैसे, और धीरे धीरे ये जो सेंट्रल लाइन से किधर जाने लगते हैं, किनारों की ओर, ये इधर खिसकने लगेंगे, ये इधर आने लगेंगे, ये इधर जाने लगेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर बनाते हैं और ये किनारों पे गए और ये भी अपने यथा स्थान पे आ जाएंगे किनारों पर। उन्होंने कहा कि तुम भाग गए तो हम यहाँ पे क्यों गए, हम भी अपने घर जा रहे हैं। अब हम लोग की दोस्ती यहाँ से ख़त्म हो गई, अभी यहाँ तक हम लोग की दोस्ती थी। तो ये जो धीरे धीरे यहाँ पे दूर हो जाते हैं और ये लेयर यहाँ से धीरे धीरे इस भाग की अलग और इस भाग की अलग बननी शुरू हो जाती है। यहाँ से कोशिका द्रव्य का भी विभाजन शुरू हो जाता है। तो ये है एनाफेज 1। एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या हुआ कि ये दूर दूर भाग गए, एक दूसरे से दोस्ती ख़त्म करके अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद अब घर तो गए लेकिन घर अभी अच्छे से विकसित नहीं था, तो अब अगले स्टेप में घर अच्छे से विकसित हो जाएगा और वो अपने अपने कमरों में रहने लगेंगे। तो देखिए ये स्टेप कहलाएगा टीलोफेज। टीलोफेज, ये स्टेप टीलोफेज कहलाएगा। और यहाँ पे टीलोफेज में ही 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। टीलोफेज में ही 2 डॉटर सेल बन जाएंगी। कुछ इस तरह की संरचना, देखिए ये है क्रोमोसोम, ये वाले ब्लू वाले, और नीचे फिर ये अपने घर में और ये अपने घर में, ये भी तो ये टीलोफेज 1 है। इसमें क्या हुआ, ये दोनों ये बाहर से अब यहाँ पे कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और लेयर बाहर की केंद्रक की कला और केंद्रिका और केंद्रक की कला धीरे धीरे विकसित हो गई। और इससे हमें क्या मिली, एक एक कोशिका मिली, एक एक कोशिका मिली, जिसमें क्या है कि अपनी मातृ कोशिका के संख्या के आधी रह जाएगी संख्या। तो यहाँ पे एक कोशिका और एक कोशिका यहाँ पे बन गई। इसमें भी अब ये धागे आपस में ऐसे हो जाएंगे। ये 2 संतति कोशिका 2 मिल गई हमें, ठीक है। यहाँ पे टीलोफेज कंप्लीट होता है और प्रोफेज ये अर्धसूत्री विभाजन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब सेकंड स्टेप यहाँ से शुरू होगा, अर्धसूत्री विभाजन नंबर 2, जिससे हमें 4 डॉटर सेल मिलेंगी। हमें मिली थी 2 संतति कोशिका, ठीक। ये स्टेप यहाँ से शुरू होता है, प्रोफेज सेकंड। हमें मिली थी 2 संतति कोशिका। एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। 2 है, 2 मेटाफेज 2।
हमें मिली थी 2 संतति कोशिका। इसके बाद यहाँ से फिर से प्रोफेज़ 1 सेकंड शुरू होगा। प्रोफेज़ सेकंड में फिर से अब ये थ्रेड लाइक रहेंगे। उसके बाद मेटाफेज आएगी। मेटाफेज में ये कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी, कुछ इस तरह से। ये जो लेयर बनी है ये फिर से धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेगी, और क्योंकि इनका विभाजन फिर से हो रहा है, फिर से ये विभाजित हो रही है, तो सारा स्टेप फिर से दोहराया जाएगा। तो ये सेंट्रल लाइन पे आ जाएंगे क्रोमोसोम इसके। और टेट्रापोडल बन जाएंगे जैसे कि पिछले वो में हुए थे, और सेंट्रोमियर किनारों पे रहेंगे। ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा। सेंट्रल लाइन पे ये क्रोमोसोम आ जाएंगे, और सेंट्रोमियर किनारों पर रहेगा। तो ये स्टेप है मेटाफेज। क्या है? मेटाफेज 2। ये है मेटाफेज 2। अब इसके बाद फिर से एनाफेज में क्या होता है कि ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, अपने विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो ये यहाँ से हम इस स्टेप को यहाँ पे समझते हैं एनाफेज, क्योंकि उधर थोड़ा दूर पड़ रहा है और डायग्राम बड़ा है तो हाथ में दर्द हो रहा है। दूर जाने लगे और केंद्र ध्रुवों की ओर ये क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर जाने लगे हैं। ये है एनाफेज 2। और फिर यहाँ पर फिर से केंद्र का कला बनने लगेगी, और ये स्टेप लिख लेते हैं एनाफेज 2। इसके बाद फिर से आएगा टीलोफेज 2, और टीलोफेज 2 में क्या होगी, हमें 4 डॉटर सेल मिलेंगी। टीलोफेज 2 इसमें 4 संतति कोशिकाएं मिलेंगी। कैसे? ये जब केंद्र का कला यहाँ पे विकसित होगी तो ये इससे हमें एक इससे मिलेगी और एक यहाँ के सेंट्रोमियर से मिलेगी, तो 2 हो गई। फिर ठीक इसी तरह से इसमें भी होगा, एक इससे मिलेगी और एक यहाँ वाले सेंट्रोमियर से हमें मिलेगी। तो ये कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4, 4 डॉटर सेल हमें मिलेंगी। 4 डॉटर सेल हमने शुरू से ठीक, इसमें भी 1 2 3 गुणसूत्र। तो जब हमने शुरुआत की थी तब यहाँ पे लेप्टोटीन स्टेप में कितने गुणसूत्र थे? 6 थे। लेकिन अब हमें हर एक गुणसूत्र में 3-3, हर एक डॉटर सेल में 3-3 गुणसूत्र मिल रहे हैं। तो पूरी की पूरी मातृ कोशिका थी 6 गुणसूत्र की, लेकिन यहाँ पे आधी हो गई, 3-3 गुणसूत्र की कोशिका मिल रही है। तो ये प्रोफेज 2 में फिर से डिवीज़न शुरू होगा। मेटाफेज में किनारों पर सेंट्रल लाइन पे आएंगे, और एनाफेज में किनारों पर ध्रुवों पर चले जाएंगे, और यहाँ पे टीलोफेज में 4 डॉटर सेल हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये क्या है? ये मियोसिस सेकेंड पार्ट, और जो इससे पहले हमने पढ़ा वो क्या था? मियोसिस फर्स्ट पार्ट था।
तो बच्चों, आज की क्लास में हमने अच्छे से जाना कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन को फॉर्मर और मूरे नाम के वैज्ञानिक ने 1905 में बताया था कि क्या हो, ये जनन कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये दो भागों में विभाजित होता है। पहला अर्धसूत्री विभाजन 1, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 का जो स्टेप होते हैं, दोनों ही विभाजन में सेम स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज 1 जो होता है, प्रोफेज 1 में क्या होता है कि सबसे लंबी अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन की, उसके 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। जो लिप्टोटीन है उसमें क्या होता है कि थ्रेड में रहते हैं। प्रोफेज 1 और लिप्टोटीन एक ही है, और उसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो पतले होते हैं और सिंगल स्ट्रैंड में पड़े रहते हैं। लेकिन जो जाइगोटीन होता है उसमें जोड़े बना लेते हैं, बाइवेलेंट हो जाते हैं। पैचिटीन में टेट्रावैलेंट हो जाते हैं, और फिर उसमें क्या होता है, पैचिटीन में टेट्रावैलेंट होने के बाद जीन विनिमय करते हैं, क्रॉस ओवर करते हैं। उसके बाद डिप्लोटीन में एक से अधिक स्थानों पर वे गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। उन स्थानों को कियास्मेटा कहते हैं। कियास्मेटा के बाद डिप्लोटीन के बाद डाइकानेसिस आता है। डाइकानेसिस में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रल लाइन पे पास आ जाते हैं बिल्कुल, और सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है मेटाफेज 1। जब डाइकानेसिस खत्म होता है तो मेटाफेज 1 शुरू होता है। डाइकानेसिस के टाइम पे ही जो होती है केंद्रिका कला डिसॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है धीरे धीरे, और डाइकानेसिस शुरू हो जाता है, मेटाफेज शुरू हो जाता है। मेटाफेज 1 में जो गुणसूत्र होते हैं, ये मेटाफेज 2 है। मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो सेंट्रल लाइन पे पास इकट्ठा हो जाते हैं और टेट्रावैलेंट संरचना बना लेते हैं। फिर उसके बाद एनाफेज आती है। एनाफेज में ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं वो गुणसूत्र, और सेंट्रोमियर विभाजित हो गया होता है मेटाफेज में, और वो 2 भागों में बट करके अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगता है, और साथ में गुणसूत्रों को भी लेके जाने लगता है कि चलो तुम लोग अपने अपने घर आओ। फिर उसके बाद जो टीलोफेज आती है, टीलोफेज में फिर से एक केंद्रक कला व्यवस्था बन जाती है, और केंद्रक कला बनने के बाद 2 अलग अलग संतति कोशिकाएं मिलती हैं। यहाँ पर टीलोफेज 1 खत्म होता है और वहीं से 2 संतति कोशिकाएं मिली। प्रोफेज 2 शुरू होता है। प्रोफेज 2 शुरू होने पर फिर से मेटाफेज की प्रक्रिया होती है, एनाफेज की प्रक्रिया होती है, और हमें 4 डॉटर सेल मिल जाती हैं। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। आई होप आपको समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन अच्छे से समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। समसूत्री विभाजन के लिए मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि समसूत्री विभाजन कैसा है। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँ, और आई थिंक आपको ये सभी स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना बिल्कुल ना भूलें अगर अच्छे से समझ में आ गए हो तो, और कमेंट ज़रूर करें। लाइक कमेंट करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और आगे और अधिक वीडियो बनाने की हमें चाह होती है, ललक उठती है कि हाँ हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, बीच से ना रोकें, पूरा देखें। पूरा देख करके और कोशिश करें कि शेयर करें, जिससे कि और बच्चों को भी ये टॉपिक समझ में आए। ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है। सो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।